नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम चर्चा में। जिस प्रकार एक सुंदर और मजबूत इमारत को एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है। इसको लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे स्वस्थ रीढ़ की हड्डी और जीवन शैली पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे अतिथि और रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल टेमानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रीढ़ की हड्डी पे। तो डॉक्टर साहब, स्वस्थ रीढ़ की हड्डी और स्वस्थ शरीर क्या भूमिका निभाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल टेमानी है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी के पद पे कार्यरत हूँ राजस्थान हॉस्पिटल में। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह एक स्वस्थ बॉडी के लिए स्पाइन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में स्पाइन का रोल उतना ही है जितना पृथ्वी को सूरज है। जिस तरह से सूरज एक पावर हाउस की तरह काम करता है जी, पृथ्वी को रोशनी देता है, ठीक उसी तरह शरीर के सभी अंगों को, हाथ और पैरों को जो इलेक्ट्रिक सेंसेशन है, जो पावर हाउस की तरह जो रोशनी देने का काम है, वो रीढ़ की हड्डी से जो जीवनाड़ी निकलती है, उससे जो नसें निकलती है, उन्हीं का काम है। तो जितना इम्पोर्टेंस सूरज का पृथ्वी के लिए है, ठीक उतना ही इम्पोर्टेंस स्पाइन का अपनी बॉडी के लिए है। प्लस स्पाइन बॉडी का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है। तो चूँकि ये सेंट्रल पार्ट है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक स्वस्थ स्पाइन के बगैर कोई भी आदमी ना तो बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है और ना ही चल सकता है। बिल्कुल। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि जो जीवनाड़ी है उसको चारों तरफ से ये सेफ गार्ड का काम करता है, एक तरह से बॉडी गार्ड का काम करता है। इस प्रकार कोई भी इमारत होती है, इमारत की जिस प्रकार से अगर उसकी नींव मजबूत होगी तो पूरी इमारत ही सुंदर बन पाएगी, पूरी मजबूत बन पाएगी। परंतु अगर नींव ही कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो शरीर की एक नींव की तरह काम कर रही है। परंतु डॉक्टर साहब, आज हम देखते हैं आज की जीवन शैली में जो रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहुत आम हो गए हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं रीढ़ की हड्डी की हैं जिसके पेशेंट, जिसके जो मरीज हैं, वो प्राय रूप से ज्यादा आते हैं? बहुत सारी है, जैसे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है, कोबड़पन है, स्लिप डिस्क है, और इसके अलावा अगर ओल्ड एज में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी में कमजोरी है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शन है, ये सारी बीमारियां हैं जो आज की शैली में, जीवन शैली में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर जीवन शैली की बात की जाए तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है स्लिप डिस्क, जिसकी वजह से कमर दर्द और गर्दन में दर्द होता है। स्लिप डिस्क की अगर आपने बात की डॉक्टर साहब, तो स्लिप डिस्क क्यों होता है और जो प्रमुख इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है वो पहले अपने सिम्टम दिखाती है, जो उसके लक्षण होते हैं वो प्राय रूप से पहले व्यक्ति को दिखने चालू हो जाते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं और क्यों स्लिप डिस्क ही सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा आम है? सबसे कॉमन रीजन अगर आप प्रोफेशन वाइज बात करेंगे तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल है या फिर अगर आप स्टूडेंट है या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लंबे टाइम तक बैठने का आदत पड़ती है, काम ऐसा है, बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है पुअर पोस्चर। आपका जो पोस्चर है बैठने का वो गलत है, उसकी वजह से कमर में दर्द स्टार्ट होता है। अगर आप फार्मर है या फिर आप जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर अगर आप मजदूर हैं तो जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है गलत तरीके से वेट उठाना, भारी वजन उठाने से वो गलत तरीके से। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, तो जनरली जो फिजिकल इनएक्टिविटीज हैं ये सबसे कॉमन कॉज होते हैं जिसमें आपको कमर में दर्द होता है। और अगर 50 या 60 साल की उम्र के बाद मेनली जो हड्डियों में कमजोरी होती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो सबसे कॉमन कॉज होता है कमर दर्द। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो हमेशा मांसपेशियों में खिंचाव और डिस्कम्फर्ट आपको अपने लोअर बैक में या फिर अगर गर्दन में है तो गर्दन में डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो जनरली यही होता है कि जब खिंचाव होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या फिर अपनी ही तरफ से कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो इग्नोरेंस है यही आगे चल के फिर स्लिप डिस्क का कारण बनती है। बिल्कुल, इस प्रकार आपने कहा कि सिम्टम्स और जो हम लक्षण हैं वो हर व्यक्ति को पता लग जाते हैं, पर उसके बाद भी हम प्राय रूप से हम क्या है उसको या तो इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो
क्या कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिसमें हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, क्योंकि किन लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए, किन लक्षणों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब दर्शकों को पता होगा कि किन लक्षणों पे उसे डॉक्टर को दिखाना है और कौन से लक्षण हैं जो आम हैं, तो ये भेद अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। तो जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले मांसपेशियों में खिंचाव आता है, उसके बाद आपको कमर में दर्द स्टार्ट होता है, और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में कमर का दर्द या गर्दन का दर्द हाथों में या पैरों में भी रेडिएट करने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको किसी भी तरह का वेट नहीं करना है जी। अगर मांसपेशियों में खिंचाव आता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% लोगों को लाइफ टाइम में 1 या 2 एपिसोड ऐसा होता है जब उसको कमर में दर्द स्टार्ट होता है। उसमें से 1/3 पेशेंट्स खुद से ठीक हो जाते हैं, 1/3 पेशेंट जो अपनी होम रेमेडीज वो लोग करते हैं उससे ठीक हो जाते हैं, और केवल 1/3 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशियल डिस्कम्फर्ट में आप होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्कम्फर्ट कमर दर्द में बदल गया है या कमर का दर्द अगर पैर में या गर्दन का दर्द अगर हाथ में रेडिएट होना चालू करता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एक बात तो डॉक्टर साहब आपने और कही कि एक उम्र के बाद में जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर होना शुरू कर देती है, तो इसके क्या कारण है? और क्योंकि जो आयु सीमा है, जिस प्रकार से आयु बढ़ती है 50 वर्ष के बाद में जो ये परेशानियां हैं वो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा देखने को मिलती होंगी, तो जो रीढ़ की हड्डी का कमजोर होने के क्या कारण है? रीढ़ की हड्डी जब आप बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हो तो मजबूत होती जाती है। तकरीबन 30 साल तक जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो मजबूत होना चालू होती है, और 30 की उम्र के बाद हर साल उसमें वीकनेस आना चालू होती है जी। तो जो बोन मिनरल डेंसिटी जिसे बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी की मजबूती का एक मापक है, वो सबसे हाईएस्ट 30 या 28 की उम्र तक रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी से बोन लॉस होना चालू होता है, और जैसे जैसे वो एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही वो बोन लॉस तेजी से बढ़ता जाएगा। स्पेशली फीमेल में मीनोपॉज के बाद और मेल में 60 की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। तो ऐसे केसेस में आपको डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर मेडिसिनल कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल, जैसे आपने हम बात कर रहे थे कि जो 1/3 केसेस हैं, जो 1/3 जो लोग हैं वो होम रेमेडीज यानी घरेलू नुस्खों से ही वो ठीक हो जाते हैं, और अभी आपने बताया कि जो जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है 30 के बाद में जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर होना शुरू कर जाती है, तो ऐसे खान पीन, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन की हर परेशानी, स्वास्थ्य की हर परेशानी का जो हल है वो खान पीन से है, उसका जो हल है वो उधर से होके निकलता है। तो उधर की हम बात करें तो खान पीन में ऐसी क्या चीजें हैं जो व्यक्ति अपना सकता है ताकि जो स्पाइनल बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी की परेशानियां हैं, उनसे बचा जा सके? रीढ़ की हड्डी या पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो हड्डियों के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी। एक कैल्शियम, दूसरा विटामिन D3 और तीसरा मैग्नीशियम। कैल्शियम का अगर डाइटरी सोर्स की बात करें तो केवल 2 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है, एक डेयरी प्रोडक्ट और दूसरा हरी सब्जियाँ, जो अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें। विटामिन D3 का केवल और केवल एक ही सोर्स है, आप अर्ली मॉर्निंग में धूप में बैठिए, केवल वही विटामिन D3 का एक सोर्स है। मैग्नीशियम के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें मैग्नीशियम के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा जो सीड्स वगैरह हैं जैसे खरबूजे के बीज हैं, तो जो भी सीड्स प्रोडक्ट हैं वो सब भी मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट, हरी सब्जियां, विटामिन D3 के लिए अर्ली मॉर्निंग में सूरज की रोशनी, और मैग्नीशियम के लिए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। ये 5 भी अगर आप डाइट में डेली लेते हो तो डाइटरी सप्लीमेंट मोर देन सफिशिएंट होगा। जी, ये तो आपने खान पीन का बताया डॉक्टर साहब। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने मुझे बताया कि आयरन की हमें आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, तो हम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन कितने mg या कितने ग्राम व्यक्ति को आयरन, कितने ग्राम कैल्शियम ये आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार से अपना जो बैलेंस डाइट व्यक्ति बना सके और रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं उनसे बचा जा सके? कैल्शियम के लिए अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, 30 या 50 की एज तक हो, तो 500 mg पर डे का चाहिए होता है। लेकिन अगर वो डायग्नोस केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है तो फिर 1000 से 1500 mg पर डे का आपको कैल्शियम सप्लीमेंट चाहिए।
इसमें से ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डाइटरी सप्लीमेंट मिले, जो उसकी डाइट है उसको मॉडिफाई करके ज़्यादातर सप्लीमेंट उससे मिले। लेकिन 1500 mg या 1000 mg कोई भी डाइट ऐसी नहीं है जो फुलफिल कर सके, तो ऐसे केसेस में फिर अपन मेडिसिनल जो भी सप्लीमेंट्स है वो उनको स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हुई डॉक्टर साहब खान पीन की, परंतु जो जीवन शैली है, आज की जीवन शैली जिस प्रकार से आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं और लगातार हर रोज जीवन शैली बदल रही है, उस जीवन शैली में रीढ़ की हड्डी के जो मरीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस जीवन शैली को किस प्रकार सही किया जाए? अगर हम बात करें प्रमुखतः ऑफिस के लिए, अगर कार्यालय में जिस प्रकार से जो हमारा एक सिटिंग आर रहता है, हम एक व्यक्ति एक ही पोस्चर में एक ही स्थान पे कुर्सी पे बैठा रहता है, तो क्या ये भी कारण है रीढ़ की हड्डी के रोग के बढ़ने के? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आईटी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको लंबे टाइम तक बैठने की जरूरत पड़ती है जी। और ऐसे केसेस में कमर दर्द के बहुत केसेस हैं। उनका सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है पुअर पोस्चर। बैठते टाइम वो लोग पोस्चर को ठीक से नहीं रखते। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अच्छा पोस्चर क्या है, तो आपका स्पाइन बिल्कुल अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, शोल्डर आपके रिलैक्स रहने चाहिए, फीट आपके फ्लैट रहने चाहिए ग्राउंड पे, और आपका जो कमर है वो सपोर्ट पे रहना चाहिए। बैठने के लिए सबसे बेस्ट पोस्चर है। अगर आप लेटने की बात करते हो तो जो आपका जो मैट्रेस है वो आपके स्पाइन के कर्व को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी मेमोरी फॉर्म है उस तरह का मैट्रेस रहना चाहिए। अगर आप करवट लेके सोते हो तो दोनों पैर के बीच में या फिर दोनों घुटनों के बीच में एक छोटा सा पतला तकिया आप लगा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पोस्चर से रिलेटेड है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो 80 से 90% केसेस में आपको स्पाइन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्लस एक चीज़ और, मैक्सिमम टाइम पीरियड सिटिंग का 30 to 45 मिनट रहना चाहिए। 30 से 45 मिनट के बाद कैसी भी कंडीशन हो, आप एक बार खड़े होइए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, 2 या 3 मिनट की या 5 मिनट की वॉक करिए, और उसके बाद वापस से आप 30 से 45 मिनट। जनरली ये होता है कि जब सिस्टम पे काम करते हैं तो सुबह बैठे और सीधा शाम को बाहर निकलते हैं, तो 7 से 8 घंटे की जो लगातार सिटिंग है, अगर वो 10 से 15 साल तक कोई भी आईटी प्रोफेशनल या कोई भी अगर वो करेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो बेस्ट है पोस्चर करेक्शन प्लस 30 से 30 to 45 मिनट के बाद स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे हमने बात करी, जो कार्यालय में कार्यालय कर्मी हैं जो ऑफिस में एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि ऑफिस का हम जानते हैं डॉक्टर साहब 8 से 9 घंटे, कभी 9 से 10 घंटे, तो वो इतने जो लंबे समय की अवधि है, इस अवधि में व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही कुर्सी पर लगातार जब घंटों बैठा रहता है, तो मुझे लगता है कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो शरीर है, उस पर भी स्ट्रेन पड़ता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे कैसे बचा जा सके? क्योंकि अगर व्यक्ति ऑफिस में है तो वहां मुझे लगता नहीं है कि कुछ उपाय वो कर पाएगा। उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं चेन्नई में था तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था उसके जस्ट सामने डीएलएफ और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आईटी के सेक्टर थे। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन ये किया कि आप या तो एक दिन सिटिंग जॉब करो और एक दिन वो अपनी चेयर को इस तरह से एडजस्ट करते थे टेबल को कि उनको स्टैंडिंग में वर्क करना है, या फिर ये होता था कि 1 घंटे वो सिटिंग करते थे, 1 घंटे स्टैंडिंग में करते थे, 1 घंटे सिटिंग में करते थे, 1 घंटे स्टैंडिंग में करते थे। तो मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं जी। बेशक इस सब चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन 7 से 8 घंटे लगातार बैठना और वो भी एक लंबे टाइम पीरियड के लिए डेफिनेटली स्पाइन के लिए सही नहीं है। तो बिल्कुल या तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में अपना जो ऑफिस वर्क है वो कर सकते हो जी, या फिर आप हर 1 घंटे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करके काम कर सकते हैं। या तो ऑल्टरनेट डे पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, एक दिन बैठ के और एक दिन खड़े रह के, या फिर हर ऑल्टरनेट 1 आवर के बाद आपको अपनी पोजीशन चेंज करके आप अपना काम कर सकते हैं जी। पोस्चर की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो गुड पोस्चर और बैड पोस्चर में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे दर्शकों के लिए। गुड पोस्चर मैंने बताया, स्पाइन आपका अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, दोनों फीट ग्राउंड पे फ्लैट रहने चाहिए, प्लस जो आपका जो गेज है वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। आप एक्सट्रीम बेंड पोजीशन में या एक्सट्रीम एक्सटेंशन वाली पोजीशन में आपकी गर्दन नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट पोस्चर है अपराइट सिटिंग पोस्चर विथ फ्लैट फीट, बोथ द शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड और हॉरिजॉन्टल गेज। जी,
क्या कुछ एक्सरसाइजेस और व्यायाम वगैरह का भी मुझे लगता है असर पड़ता है? क्योंकि अगर हम जीवन शैली में खान पीन की आपने बात करी, अगर हम कार्यालय में किस प्रकार से क्या क्या नुस्खे, क्या क्या चीजें हम अपना सकते हैं जीवन शैली में, उसकी आपने बात करी। व्यायाम की अगर हम बात करें तो व्यायाम और एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है रीढ़ की हड्डी के रोग में? डेफिनेटली एक्सरसाइज का रोल है जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो बिजनेसमैन क्लास के जो लोग हैं जिनको मॉर्निंग में ही वो लोग निकल जाते हैं काम से और रात को 1-2 बजे तक घर पहुंचते हैं, उन लोगों में जो स्पाइन से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी की बिल्कुल ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि किसी भी बिजी आदमी को अगर आप एक्सरसाइज के लिए बोलोगे तो शायद वो नहीं करेगा, हो सकता है वो 10 दिन या 15 दिन करे लेकिन उसके बाद वो छोड़ देगा जी। तो आप मुझसे पूछोगे कि सबसे सिंपल एक्सरसाइजेस क्या है, तो 3 सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। नंबर 1 वॉकिंग, नंबर 2 स्विमिंग और नंबर 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा एक्सरसाइज। वॉकिंग, स्विमिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपकी जो स्पाइन की जो मांसपेशियां है उनको ताकत भी मिलती है, प्लस उनमें तनाव भी कम होता है, तो इंजरी के चांसेस कम है। तो ऐसे केसेस में वॉकिंग और स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें ताकत भी मिलती है और तनाव भी कम होता है। इसके अलावा और कौन से घरेलू एक्सरसाइजेज हैं जो क्योंकि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में क्योंकि दिन भर आपके जो घरेलू काम रहते हैं उसके अलावा भी जिस प्रकार का जो जीवन शैली है महिलाओं की, उसमें देखा जाता है कि प्राय रूप से जो 1/3 जो पेशेंट हैं वो महिलाएं हैं। अत्यधिक जो पेशेंट देखने को मिलते हैं हड्डी रोग, विशेष हड्डी रोग में, वो महिलाएं पाई जाती हैं। तो इसके क्या कारण है और बचा किस प्रकार जा सकता है इससे? महिलाओं में रीढ़ की हड्डी की जो समस्याएं हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है जी। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जिसमें उनको आगे झुक के झाड़ू पोछा और बर्तन ये सब करना होता है जी। तो वो सबसे पुअर पोस्चर है स्पाइन का, जिसमें कि स्लिप डिस्क के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और चूंकि उनको ये काम डेली करने होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो उनसे एक ही तरीके से बचा जा सकता है कि एक उम्र के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाने ही पड़ेंगे। जो बेंडिंग फॉरवर्ड वाली एक्सरसाइजेस है, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, नीचे ज़मीन पे बैठना, ये फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको वो सारी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने कहा कि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद जो कैल्शियम की जो कमी होती है वो पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो उनको कैल्शियम और विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो डाइटरी हो चाहे मेडिसिनल हो, उनको पुरुषों के कंपैरिजन में जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा और थोड़ा एग्रेसिव उनको जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, प्राय रूप से सुनने में मिलता है किसी का L1 निकल गया, किसी का L2 निकल गया, तो इसके कारण क्या है? और ये जिस प्रकार से जो डिसलोकेशन हो जाती है अपने स्थान से, जो स्पाइनल अपने स्थान से हिल जाता है, अपने स्थान से अलग हो जाता है या थोड़ा इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसके क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ता है इसका? रीढ़ की हड्डियां, 2 हड्डी के बीच में एक छल्ला रखा होता है जिसे इंग्लिश में अपन डिस्क बोलते हैं जी। और डिस्क इज लाइक जेली इन बलून। एक बलून है, उसके अंदर जेली भर दिया है और उसका जो मेनली काम होता है वो कुशन का होता है। जैसे तकिए का काम होता है जब रात को सोते हैं तो सर के नीचे और बेड के बीच में रखने का, ताकि जब सुबह उठे तो सर में दर्द ना हो। ठीक उसी तरह रीढ़ की हड्डी में डिस्क का काम होता है। लेकिन जब उस पर एक्सेसिव प्रेशर डाला जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप लंबे टाइम तक बैठे हैं तो बैठी जो सिटिंग वाली पोजीशन है उसमें डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप आगे झुक के कोई भी झाड़ू पोछे तो उसमें डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो डिस्क गिव अवे कर देती है, कभी कभी वो अपनी जगह छोड़ के पीछे की तरफ खिसक जाती है, या एक्सट्रीम केसेस में वो डिस्क कभी फट भी जाती है और वो जो जेली लाइक मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। और चूंकि रीढ़ की हड्डी, मैंने पहले बताया कि एक सेफ गार्ड होता है जीवनाड़ी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो वो जो सेफ गार्ड है उसके लिए जो स्पेस है उस डिस्क के खिसकने से वो स्पेस कम हो जाता है, तो वो जीवनाड़ी पे कंप्रेशन आता है और इसीलिए पैरों में वीकनेस और पैरों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट ये सब चालू। तो इसके जिस प्रकार बताया, जो जेली प्रकार की एक जो बीच में कुशन होता है जिससे ये जो बाकी परेशानियां वो शुरू होती हैं, इसका किस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं? इसका किस प्रकार से बचा जा सकता है इसके चीज़ों से? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले पोस्चर आपको करेक्ट करना है जी।
इसके अलावा आपको वेट लिफ्टिंग के टाइम पे एक प्रॉपर तरीका होता है वेट लिफ्टिंग का। अगर आप जिम जाते हैं, किसान है या मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका जो वेट लिफ्टिंग का होता है वो है आप अपनी नीज को बेंड करो, स्पाइन को बेंड नहीं करना है। ओके। और जो ऑब्जेक्ट है जिसे आप उठाना चाहते हो वो आपके शरीर के जितना पास होगा उतना अच्छा है। दूसरा, जब आप उसको उठा रहे हो तो घुटने आपके मूव करने चाहिए, स्पाइन मूव नहीं करना चाहिए। मतलब जो आपका पूरा प्रभाव है वो घुटनों पे पड़े, वो घुटनों पे होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पे वो रीढ़ की हड्डी पे नहीं होना चाहिए जी। तभी वो वजन जो आप उठा रहे हो वो रीढ़ की हड्डी से होके नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर वो जाता है तो डिस्क पे प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी तो डिस्क पे प्रेशर ऑब्वियसली कम जाएगा। अगर आपकी हड्डियां मजबूत होगी तो डिस्क पे प्रेशर कम जाएगा। और इसके अलावा स्ट्रेस भी वन ऑफ द रीजन होता है। जो तनाव है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है जिसमें तनाव है, उससे भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें वो डिस्क में जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। और चूंकि वो एजिंग प्रोसेस बढ़ गया तो उसकी वजह से वो जेली या उसके खिसकने या फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, क्योंकि ये तो रही हड्डी रोगों की बात। तो डॉक्टर साहब, जीवन शैली में हम ऐसी क्या चीजें अपनाएं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हड्डी रोग के बचाव के लिए और इससे किस प्रकार बचें, इस प्रकार हम जीवन शैली में क्या परिवर्तन लेके आएं ताकि जो हड्डी रोग हैं वो कम हो सके और इस प्रकार की जो परेशानियां हैं इनसे लोग बच सके। तो जीवन शैली वही है, स्टार्ट होती है मॉर्निंग से। आप अपनी सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। स्पाइन की जो मसल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है, फिर स्ट्रेंथनिंग करनी होती है और उसके बाद वेट ट्रेनिंग होती है जी। तो आप किसी पर्सनल ट्रेनर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तीसरा, आपको जो भी एक्टिविटीज़ है जिसमें रीढ़ की हड्डी में या डिस्क में जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है उसको आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। जैसे बेंडिंग फॉरवर्ड एक्टिविटीज़ है तो वो सारी अवॉइड करनी है। वेट लिफ्टिंग वाली एक्टिविटीज़ है वो अवॉइड करनी है। अगर आपको वेट लिफ्टिंग करना भी है तो जैसा हमने बताया कि नी बेंड करना है, स्पाइन बेंड नहीं करना, तो उस तरह से आपको एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद आता है कि डाइट। आपको डाइटरी सारे सप्लीमेंट्स आपको उसी तरह की डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हो। और इसके अलावा स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको रखनी है। मॉर्निंग में आप वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में आप वॉक कर सकते हैं, अगर स्विमिंग जा सकते हैं तो बेस्ट है। और वर्क प्लेस पे अपने पोस्चर को हमेशा करेक्ट रखिए। यही सब कीज़ है स्पाइन की प्रॉब्लम से बचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब आपने दो चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगी और न केवल हड्डी रोग विशेष इनके लिए जागरूकता के लिए, हड्डी रोग के लिए, अपितु जो हड्डी रोग है उसके प्रतीकात्मक रूप में उसकी बचाव के लिए भी जो आपने उपाय बताए हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दर्शकों के लिए। अंत में डॉक्टर साहब, क्योंकि जो युवा हैं वही हमारे देश की भावी पीढ़ी हैं, तो युवाओं के लिए जो हड्डी रोग है उसकी जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे मेडिकल कैंप्स, फिजियो कैंप्स, योगा कैंप्स और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैराथन रनिंग हो गई या फिर पोस्टर मेकिंग हो गई या फिर इस तरह के टीवी इंटरव्यूज़ हैं। तो आप अपडेटेड रहिए। लाइफ स्टाइल को जितना आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते जाएंगे उतना ही आप हेल्थ फ्री लाइफ स्टाइल जी रख पाएंगे। और जितना आप उसको प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे उतना ही प्रॉब्लम्स आपके पीछे भागना शुरू करेगी। तो कोशिश करिए कि जितने भी मेडिकल कैंप्स है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो संस्थाएं हैं उनको जागरूक करना है। बिल्कुल, ताकि वो लोग आम जन के बीच में जाके और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जागरूकता से ही बदलाव संभव है। और आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राहुल टेमानी। हमने बात करी रीढ़ की हड्डी की परेशानियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और किस प्रकार बचा जा सकता है रीढ़ की हड्डी के रोगों से। अगली बार फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नए विशेषज्ञ के साथ में। अभी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप शो में पधारे। और फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, हम फिर लौटेंगे आपके साथ। नमस्कार।